दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 दिसंबर 2022 और आज की हम देखते हैं डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ थी ये काफ़ी दिन से और कहा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री व मेंस व इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसको जो अभी कुनमिंग मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन अपनाया गया, उसी में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत चार क्या रखे गए हैं गोल इसमें निर्धारित किए गए, जिसे कब तक 2050 तक प्राप्त करना है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार ये चार गोल्स कौन हैं जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को की दिशा में है। तो इनमें से पहला गोल है, इसको हूबहू आप याद कर लीजिए, मेंटेनिंग इकोसिस्टम इंटीग्रिटी, यानी कि जो पारतंत्र सत्यनिष्ठा है उसको मेंटेन करना, एंड हेल्थ टू हार्ट एक्सटिंक्शन, यानी ऐसी जो विलुप्तीकरण के कगार पर प्रजातियां पहुंच गई हैं उनको कैसे रोका जाए, उनका स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। तो ये पहला इसमें जो गोल टारगेट या गोल सेट किया गया वो कौन सा है, मेंटेनिंग इकोसिस्टम इंटीग्रिटी एंड हेल्थ टू हार्ट एक्सटिंक्शन। दूसरा है मेजरिंग एंड आकलन करना एंड वैल्यूइंग और मूल्यांकन करना इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही पारितंत्र सेवाओं का आकलन करना, मापना और उनका मूल्यांकन करना, ये दूसरा गोल है। तीसरे गोल की ओर चलते हैं। तीसरा गोल इसमें क्या निर्धारित किया गया, शेयरिंग मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, जो आनुवांशिक संसाधन हैं उनसे मौद्रिक और गैर मौद्रिक जो लाभ प्राप्त होते हैं उसको साझा करना, एंड डिजिटल सीक्वेंसिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, और जेनेटिक रिसोर्सेज का डिजिटल सीक्वेंसिंग दो प्रकार के हैं। तो इसमें यानी जेनेटिक रिसोर्सेज आनुवंशिक संसाधन तथा आनुवंशिक संसाधनों के डिजिटल सीक्वेंसिंग से जो मौद्रिक लाभ हुआ, गैर मौद्रिक लाभ हो रहे हैं उनको शेयर करना, ये अगला तीसरा टारगेट सेट किया गया। और चौथा जो टारगेट है ये कौन है, रेजिंग रिसोर्सेज फॉर ऑल कंट्रीज टू क्लोज ए बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप ऑफ एन एस्टिमेटेड 700 बिलियन US डॉलर, यानी कि सभी देशों से ये कहा गया कि वो अपने संसाधनों में वृद्धि करें ताकि जो बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप है उसको फुलफिल किया जा सके, और ये कितना जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमें कितना 2050 तक जो ये चार हम टारगेट सेट किए हैं इसे प्राप्त करने के लिए 700 बिलियन US डॉलर की आवश्यकता होगी। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप है ये फुलफिल हो सके तो सभी देशों को अपने संसाधनों को इन्हेंस करना होगा, इनक्रीज करना होगा। तो ये चार जो इसमें मॉन्ट्रियल अभी कनाडा में जो COP15 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 बायोडाइवर्सिटी की दिशा में संपन्न हुआ, जहां पर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया, तो उसी में चार ये टारगेट सेट किए गए हैं। गोल यानी चार गोल हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये COP15 जो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ उसी के अंतर्गत था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कैलिफोर्निया, ये आपका काफ़ी चर्चा में बना हुआ था, क्योंकि अभी तक हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं यह जीवाश्म फॉसिल फ्यूल से हमें इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन होता है, जिससे बहुत सारा जो कहा जाए कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ये सब कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब बात न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है। उसी के अंतर्गत जो नाभिकीय संलयन के अंतर्गत जो हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती, इसी प्रकार हम इसको नियंत्रित करके नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से अगर ऊर्जा प्राप्त करना शुरू कर दें तो इससे हमारी जो ऊर्जा की ज़रूरत है भविष्य की वो भी पूरी हो सकेगी, और दूसरा एनवायरनमेंट पूरी तरीके से क्या होगा, सुरक्षित होगा, क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन जीरो होता है। तो इसी पे यानी नाभिकीय संलयन
को नियंत्रित करके कैसे ऊर्जा प्राप्त किया जाए, काफ़ी समय से प्रयास चल रहा था। तो ये कैलिफोर्निया में स्थित ये लेबोरेटरी ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर यानी नेट एनर्जी गेन प्राप्त हुआ, यानी जितनी ऊर्जा बनाने के लिए दी गई उसकी तुलना में उससे ज़्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त हो गई है। तो पूछेगा ये कि कहाँ की लेबोरेटरी से, तो कैलिफोर्निया जो अमेरिका के नेतृत्व में स्थापित है। तो कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, ये नाम याद रखिएगा, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के न्यूक्लियर फ्यूजन माने होता नाभिक की संलयन, तो ये नाभिक की संलयन रिएक्टर में नेट एनर्जी गेन प्राप्त हुई। कितनी हुई, तो ये कितनी बिजली खर्चा की गई, तो ये 2.1 मेगाजूल खर्चा की गई। बदले में कितनी प्राप्त हुई, 2.5 मेगाजूल बिजली प्राप्त हुई, यानी 0.4 मेगाजूल नेट, यानी इससे क्या हुआ है, यानी 0.4 मेगाजूल नेट एनर्जी हमें प्राप्त हुई, जिसे नेट एनर्जी गेन के नाम से जाना गया है। और ये जो चूँकि नाभिक की संलयन अनियंत्रित प्रक्रिया इसमें होती है और इसी को नियंत्रित करके प्राप्त की गई, तो ये ध्यान रखिएगा कि नियंत्रित नाभिक की संलयन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से एनर्जी प्राप्त हुई। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन 0 होता है, ना के बराबर होता है। परमाणु विस्फोट का खतरा बिल्कुल नहीं रहता। रेडियोधर्मी पदार्थ या जिसे रेडियो कचरा कहा जाता है अपशिष्ट, ये भी पैदा नहीं होता। तो इस प्रकार इसे ग्रीन एनर्जी के रूप में माना जाता है। बात करें नाभिक की संलयन की, तो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर ये 2006 में शुरू किया गया था और इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, जिसे किस नाम से, ITER के नाम से जाना जाता, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर और एक्सपेरिमेंट रिएक्टर 2006 में शुरू हुआ। इसमें कौन कौन देश, तो रशिया, जापान, USA, चाइना, दक्षिण कोरिया, यूरोपियन यूनियन और भारत इसमें क्या है, इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। दुनिया के सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी क्या है, फ्यूजन रिएक्टर परियोजना है। 2025 तक उम्मीद की जा रही बनकर तैयार हो जाएगी और 2040 तक इससे बिजली बनना भी शुरू हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो रिएक्टर काम करते हैं ये टोकामेक पूछे जाए तो ये नाभिक की संलयन की प्रक्रिया के अंतर्गत टोकामेक रिएक्टर की परिकल्पना पूछा जाए। सबसे पहले शुरुआत तो ये 2006 में की गई, लेकिन परिकल्पना 1951 में ही सोवियत के वैज्ञानिक, 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम आंद्रेई सखारोव और दूसरे का इगोर टैम्प था, उनके द्वारा ये टोकामेक रिएक्टर की परिकल्पना को यानी तैयार किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है। अगला, नेशनल मैथमेटिक्स डे, ये 22 दिसंबर को मनाया जाता। इस किसकी हैप्पी बर्थडे है, श्रीनिवास रामानुजन, यानी श्रीनिवास रामानुजन ये क्या मैथमेटिशियन थे। इस पे हम आगे इनका योगदान, इनका कंट्रीब्यूशन कैसे क्या क्या, इन सब को हमने कवर किया है, तो आगे आपको मिलने वाला है। अब यहाँ कुछ प्री के साथ साथ मेंस का भी, कि जैसे ये निबंध में भी आता है कि इंडियन सिनेमा रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज का ये प्रतिबिंब या दर्पण कैसे होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें कुछ ऐसी मूवी का आपको एग्जाम्पल आप लिखेंगे, सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू, राजनीतिक पहलू, पर्यावरणीय पहलू, दार्शनिक पहलू, बहुत सारे आप लिखोगे, पौराणिक पहलू। तो उसमें आपके मूवी जो रिलीज हुई वो आपकी लेटेस्ट आपके पास एग्जाम्पल होनी चाहिए। तो इसमें हमने काफ़ी कुछ इसमें शामिल करने की बात की है। दूसरी बात, इंडिया जो सिनेमा, भारतीय सिनेमा है या इंडियन, भारत की जो समृद्ध कल्चर संस्कृति है इसको दर्शाता है। जैसे क्लासिकल डांस पे मूवी बनती है, फोक डांस पे बनती है, हाँ, और भारत के जो विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल्स होते हैं उस पे मूवी बनाई जाती है। तो ये क्लासिकल डांस, फोक डांस और फेस्टिवल इन सब को दर्शाती है, यानी इंडियन कल्चर व हेरिटेज को भारतीय सिनेमा के माध्यम से विश्व पटल पर रखा जाता है। जैसे मूवी का एग्जाम्पल देना हो तो क्लासिकल में जैसे कुचिपुड़ी, एक मूवी का नाम है नाट्यम यह मूवी है जो तेलुगु मूवी है, और कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्य जो आंध्र प्रदेश है वहाँ की नाट्यम मूवी है, और यहाँ कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश की क्लासिकल डांस है उसको इसमें प्रतिबिंबित किया गया है। अगर अगले इन्वायरमेंटल मुद्दों की बात करें तो एक शेरनी मूवी का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो पर्यावरणीय मुद्दों पर भी मूवी बनी है शेरनी, तो आप पर्यावरण को भी इसमें लोगों को जागरूक सचेत करने का प्रयास किया जाता। इसके अलावा पैट्रियार्की, पितृसत्ता, आप देखोगे पितृसत्ता महिला बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अवरोधक के रूप में, बैरियर्स के रूप में काम करता। तो इसको कैसे ब्रेक किया जाए, लोगों में कैसे जागरूकता आए, इसी पे संबंधित एक मूवी आई, ग्रेट इंडियन
ग्रेट इंडियन किचन। ग्रेट इंडियन किचन ये मलयालम मूवी है। कैसी मूवी है? मलयालम। तो या पैट्रियार्की पे बताना हो तो कौन सा आप एग्जाम्पल दोगे? ग्रेट इंडियन किचन। ग्रेट इंडियन किचन मलयालम मूवी है जो पैट्रियार्की पर आधारित है। इसके अलावा राष्ट्रवाद पे, नेशनलिज्म पे बहुत सारी एलाइव वेब सीरीज भी, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे यानी बोस एलाइव वेब सीरीज ये चल रही, गांधी जी या ऐसे बहुत सारी वेब सीरीज भी लॉन्च की जाती जो देशभक्ति पर आधारित होती हैं। इसके अलावा ट्राइबल कल्चर, जो जनजाति लोगों की कल्चर है, उसको भी मूवी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया जाता है। जिनमें से आप यानी कंतारा मूवी, जो कन्नड़ मूवी अभी हाल फिलहाल में ये आई है, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो ट्राइबल कल्चर को यानी रिफ्लेक्ट करती है। तो ट्राइबल कल्चर आपको बताना तो कंतारा, और ये कन्नड़ मूवी है कंतारा वाली। इसके अलावा और आप बता सकते हो जैसे स्टेरियोटाइप, जो रूढ़िवादिता होती है उसको ब्रेक करती हुई बहुत सारी मूवी हैं। जैसे बहुत सारी आप रूढ़िवादिता गाँव से होगी या शहर में बहुत सारी रूढ़िवादिता हैं कि फला दिन आपको बाल नहीं कटवाना चाहिए, बिल्ली रास्ता काट दी तो ये हो जाएगा, कोई छींक दिया तो ये हो जाएगा। इसी को रूढ़िवादिता के नाम से जाना जाता है। इसको ब्रेक करती हुई आपकी दो मूवी यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं, एक हिचकिम और दूसरी इंग्लिश विंग्लिश और हिचकी, ये रूढ़िवादिता के पर प्रहार करती हुई मूवी हैं। अगला पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति और प्रशासन पर भी संबंधित मूवी बनी है। और इसमें आप वार, जो उरी मूवी आई थी उरी, उसको आप इसमें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। वार मूवी में युद्ध पर आधारित मूवी हैं, जैसे उरी है। पॉलिटिक्स मूवी भी इसी की दिशा में, नाम ही पॉलिटिक्स मूवी है, तो उसको भी आप इसमें राजनीति मूवी इसमें बता सकते हो, जो राजनीति और प्रशासन को रिफ्लेक्ट करती है। इसके अलावा मेथोडोलॉजी पे बहुत सारी पौराणिक कथाओं पे मूवी बनती हैं, जैसे कन्नड़ मूवी में भक्त प्रहलाद और सत्य हरिश्चंद्र। कन्नड़ मूवी में ये मेथोडोलॉजी पर आधारित मूवी है, कौन? भक्त प्रहलाद और सत्य हरिश्चंद्र। इसके अलावा बायोपिक्स भी, जैसे गांधी, कपिल देव, दो पे बायोपिक्स बनी है, तो उसको भी आप बता सकते हो। तो इस प्रकार इतना आप इनके आधार पे कह सकते हो कि इंडियन सिनेमा रिफ्लेक्टिंग ऑफ आवर सोसाइटी, हमारा समाज का दर्पण है या समाज को रिफ्लेक्ट करता है। अब इसमें बात करें तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर 2030, जो 2030 तक हमें क्या ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो अपनाया गया 2030 तक प्राप्त करना है, तो 4 गोल अभी बताए ही हैं 4 गोल कब 2050 तक प्राप्त करना। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क के 2030 के लिए जो लाया गया, इसमें किनको किनको शामिल किया गया ये हम देख लेते हैं। तो इसमें द होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच टुवार्ड्स रिस्टोरिंग नेचर, यानी कैसे प्रकृति को बचाया जाए। इसमें एक लोगों की बस की बात नहीं है, जबकि पूरी सोसाइटी को शामिल करते हुए अप्रोच पे काम करना होगा। हर एक की जिम्मेदारी है। गांधी जी का भी कोटेशन है कि अगर आप जो पृथ्वी है या सभी की आवश्यकता को पूरी कर सकती, परंतु किसी की लालच की नहीं, तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पृथ्वी यानी पर्याप्त है। लेकिन जो उपभोक्तावाद और आज की जो संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, उसे रोकने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस मुहिम से कनेक्ट किया जाए कि प्रकृति को कैसे रिस्टोर किया जाए, कैसे बचाया जाए। इसके अलावा द रोल ऑफ सिटीज इन द न्यू डील ऑफ नेचर, यानी जो शहरीकरण अब लगातार बढ़ता जा रहा, शहरों को इस प्रकार विकसित किया जाए कि वह नेचर को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए। यानी जो स्मार्ट सिटी की कल्पना है या ग्रीन सिटी, ये इसी दिशा में है। इसके अलावा ग्लोबल सिनारियो टू हाल्ट एंड रिस्टोर, वैश्विक परिदृश्य को भी यानी नेचर के रिस्टोर व हाल्ट के लिए यानी शामिल किया जाए। अगला ट्रांसफार्मेटिव चेंज, रूपांतरकारी परिवर्तन लाया जाए। जीवाश्म ईंधन से हम सीधे ट्रांजिशन की ओर करें, तो ये ग्रीन एनर्जी की ओर हम करना चाहिए। रीथिंकिंग, फिर से पुनर्विचार किया जाए, फिर से सोचा जाए किस पे, कि सिंगुलर यूज ऑफ लैंडस्केप, सिंगुलर यूज ऑफ लैंडस्केप पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। और एक ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, द रोल ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस सेक्टर, यानी इनको भी जो फाइनेंशियल बिजनेस सेक्टर है, इसकी भूमिका को भी इसमें शामिल किया गया है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, यानी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का है। इसके अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, तो इसके अध्यक्ष हेमंत गुप्ता को बना दिया गया। इसका गठन वैसे
न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एक्ट 2019 के एक्ट के अंतर्गत किया गया था। इसमें टोटल 7 मेंबर होंगे। एक तो ये अध्यक्ष साहब हेमंत गुप्ता हैं ही, साथ में 2 एमिनेंट पर्सन होंगे, 3 पदेन सदस्य और पार्ट टाइम मेंबर ट्रेड बॉडी से संबंधित, व्यापार से संबंधित इसमें शामिल होंगे। अगला, भारत में वस्त्र उद्योग ये काफ़ी काम का है और पीआईबी में इस समय मंत्रालयों का रिव्यू आ रहा, तो हमने भी मेंस के और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट को इसमें शामिल कर लिए हैं। भारत में वस्त्र उद्योग की बात करें तो कृषि में जितने लोगों को रोजगार मिलता है, कृषि के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा रोजगार देने के मामले में वस्त्र उद्योग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, मेंस में। नंबर की बात करें तो 45 मिलियन लोगों को रोजगार किस में मिलता है? वस्त्र उद्योग मिलता है। वस्त्र उद्योग को प्रमोट करने के लिए, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो एमएसएमई मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसके द्वारा 2021 में कौन सी समर्थ योजना को शुरू किया गया? तो अब क्वेश्चन बनेगा समर्थ योजना का संबंध किससे? वस्त्र उद्योग से है, जो 2021 में एमएसएमई मंत्रालय की स्कीम है। इसके अलावा पहले से भी भारत में जो वस्त्र टेक्सटाइल यूनिट हैं ये वर्ल्ड लेवल पे होनी चाहिए और अत्याधुनिक विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से बुनियादी ढांचा से लैस हों। इसके लिए स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क शुरू किया गया। कौन सी? स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, और ये अब की नहीं है बल्कि ये 2005 से चल रहा है। यहाँ लिखा भी है 2005 से, तो स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क पूछा जाए 2005 से चल रही है, जिसमें वस्त्र जो टेक्सटाइल यूनिट हैं ये अत्याधुनिक बुनियादी ढांचों से, विश्व स्तरीय अत्याधुनिक बुनियादी ढांचों से लैस किया जाता है। इसके अलावा पावर टेक्स इंडिया स्कीम भी चल रही है, जिसमें पावर लूम टेक्सटाइल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए मार्केट, बाजार ब्रांडिंग, सब्सिडी और वेलफेयर स्कीम, वर्कर्स के लिए वेलफेयर स्कीम पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा रेशम समग्र योजना, घरेलू रेशम की गुणवत्ता व उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए रेशम समग्र योजना भी चलाई जा रही है। और सबसे लास्ट में ये स्कीम भी ध्यान रखिएगा, चूँकि वस्त्र उद्योग में फंडिंग हो, क्रेडिट की किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, तो इसके लिए अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम लाई गई है। कौन सी? अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। तो ये नाम याद कर लीजिए और इनका मेंस में जरूर इनके स्कीम, ये सब स्कीम का इस्तेमाल करिए। तो अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, इसमें क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, एक प्रकार की क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। बात करें ये इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि वस्त्र उद्योग रोजगार की दृष्टि से तो कृषि के बाद दूसरा सबसे यानी रोजगार देने वाला क्षेत्र है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को भी शुरू किया गया। ये इम्पॉर्टेंट है, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी वस्त्र मिशन। तो ये नेशनल टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल मिशन को भी शुरू किया गया, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, जिसका उद्देश्य 2024 तक घरेलू बाजार जो अभी 40 बिलियन है, इसे इंक्रीज करके 50 बिलियन ले जाना है। भारत को तकनीकी वस्त्रों के मामले में एक ग्लोबल लीडर के रूप में तब्दील करना, ये भी इसका लक्ष्य है। तो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन 2024 तक क्या $40 बिलियन अभी जो बाजार है वस्त्र उद्योग का, इसे घरेलू बाजार को इसे 2024 तक 50 बिलियन ले जाना और भारत को तकनीकी वस्त्रों के मामले में किस रूप में? तो ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करना। अब पीछे हमने कहा रामानुजाचार्य मैथमेटिशियन जो थे, इनका 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। कुछ बेसिक बात करें तो इनका जन्म इरोड में होता है। कहाँ होता है? इनका जन्म इरोड में होता है। तो हम जन्म से ज़्यादा बातें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इनका योगदान क्या था, ये प्री मेंस दोनों में पूछा जा सकता। तो 1887 ईस्वी में 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में इनका जन्म इरोड में हुआ था, तमिलनाडु में। और 1903 में इनके द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति इनको प्राप्त हुई, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि अगले ही साल 1904 में छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। 1903 में मद्रास विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति इनको मिली, लेकिन 1904 में वापस ले ली गई। फिर ये 1911 में इनका पहला लेख इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में छपता है। वहीं से फिर इन पर ध्यान किसका जाता? हार्डी साहब का। और हार्डी जी के द्वारा 1913 में यूके मैथमेटिशियन के साथ इनका पत्र व्यवहार शुरू हो जाता है और फिर 1918 में ये लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए चुने जाते हैं और सबसे कम उम्र के व्यक्ति होते हैं जो लंदन रॉयल सोसाइटी
के लिए चुने जाते हैं और पहले भारतीय बनते हैं जो इस सोसाइटी में ये चुने जाते हैं। इनका योगदान की बात करें तो इनका योगदान क्या है, लगभग 3900 परिणामों का इन्होंने कंपाइलेशन किया, संकलन किया है, जिसमें पाई की जो अनंत श्रेणी इन्फिनेटिव सीरीज जो है ये भी इनके लिए आप ध्यान रखिएगा। जो पाई का मान आज 22/7, तो इसको अनंत तक इन्होंने इसका मान निकाला है। तो 3900 परिणामों का इन्होंने संकलन किया। जो आज खेल लूडो और खेल सिद्धांत देखते हो, इनमें रामानुजाचार्य का काफ़ी योगदान रहा है। इसके अलावा इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट योगदान है रामानुजम संख्या, जो 1729 है, एकमात्र सबसे छोटी संख्या है जिसको दो संख्याओं के घन के रूप में लिखा जा सकता है। कौन 1729, इसको आप लिखोगे तो ये कौन 10 का 1000 और 9 का तो ये 729, तो ये बन जाएगा। इसके अलावा 12 का 1728 और प्लस 1 का क्यूब करोगे तब भी ये 1729 बन जाएगा। तो इसी को रामानुजन संख्या कहा जाता है। इसके अलावा इनका अन्य योगदान, इसको आप रट लीजिए और इसको एग्जाम में छाप आइएगा। हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, रीमान सीरीज, एलिप्टिक इंटीग्रल, मार्क थीटा फंक्शन, डाइवर्जेंट सीरीज। इसके टेक्निकल में नहीं जाना कि ये क्या है, रटिए, एग्जाम में लिख के आइए, आपको नंबर मिल जाएगा क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन पूछा जाएगा। तो कौन कौन हमने क्या कहा, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, कौन कौन सीरीज है, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, रीमान सीरीज, अगला कौन है, एलिप्टिक इंटीग्रल, मार्क थीटा फंक्शन और डाइवर्जेंट सीरीज। तो सीरीज को एक साथ कर लीजिए, 3 सीरीज हैं, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, रीमान सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, ये 3 हो गए। और उसके बाद 2 और बचे, मार्क थीटा फंक्शन और एलिप्टिक इंटीग्रल, ये इनका योगदान है। तो ये इनकी चीज़ें हमने आपको बताई जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के 3 स्थलों को शामिल किया गया। एक वडनगर शहर गुजरात के मेहसाना जिले में है, इसको शामिल किया गया। दूसरा मेहसाना जिले में ही स्थित सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, इसको शामिल किया गया। और त्रिपुरा की ऊनाकोटी की चट्टानों को भी इसमें शामिल किया गया है। बात करें वडनगर शहर की तो ये होइंगसांग जो के द्वारा भी इसका उल्लेख किया जाता। 640 ईस्वी में होइंगसांग वडनगर शहर गुजरात जाता और उसका जो होइंगसांग का यात्रा वृत्तांत है उसमें वडनगर शहर का उल्लेख मिलता है। सूर्य मंदिर मोढेरा की बात करें तो ये रूपन नदी की एक सहायक नदी है पुष्पावती, उसके बाएं छोर पर स्थित है। और चूँकि इसमें सूर्य की किरणें एक बार लंबवत आपतित होती, इसीलिए सूर्य मंदिर के नाम से इसे जाना जाता। अगला त्रिपुरा की जो ऊनाकोटी की चट्टानें, इसमें कहा जाता है इसमें कितनी 1 करोड़ से 1 कम चट्टानों को यानी क्या किया गया है, उकेरा गया है। और इसमें पौराणिक कथा है। क्या कथा है कि एक बार शिव जी गुजर रहे थे तो यहाँ विश्राम के लिए रुके। इनके साथ 1 करोड़ शिव जी के साथ 1 करोड़ थे, तो लोग थे, देवी देवता ये सब लोग थे। तो उसमें शिव जी सबसे कहा कि सुबह मॉर्निंग में यानी सुबह के समय सबको जग के चलना। और सुबह जब सूर्योदय हुआ, सूर्योदय के समय शिव जी के अलावा बाकी लोग जगे ही नहीं, तो शिव जी काशी के लिए चले गए और बाकी लोग यहीं पर, जितने लोग थे इनको यहीं पर छोड़ गए। तो इस प्रकार 1 करोड़ में से केवल शिव जी काशी पहुँचे, तो इसीलिए कहा जाता 1 करोड़ से कम यहाँ पर ऊनाकोटी का मतलब यही होता है। तो इस प्रकार यह शैव तीर्थ स्थल है जो 7वीं-19वीं सदी से संबंधित है। तो ये कहानी आपको भी पता चल गई होगी। अगला हम बात करते हैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला ये रिव्यू किस मंत्रालय का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, जिसे रसायन और उर्वरक मंत्रालय के नाम से जाना जाता। तो इसके द्वारा कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही हैं उनको देख लेते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप अब देखते होंगे कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषध परियोजना, या इसी को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषध स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं, क्वालिटेटिव जेनरिक मेडिसिन, ध्यान दीजिएगा, फ्री में अवेलेबल नहीं, जो भी गरीब हैं या अंडर प्रिविलेज्ड हैं इनके लिए एफोर्डेबल प्राइस पे है। यहाँ फ्री लिख देगा एग्जाम में, वहाँ आप ध्यान रखिएगा, एफोर्डेबल वहनी कम कीमत पे इनको जेनरिक दवाएं मिल सके गरीबों को, अंडर प्रिविलेज्ड को, उसी को सुनिश्चित करने के लिए
मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा, आपको लगेगा कि स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय होगा, तो वहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषध परियोजना पूछे तो यह मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई है, ये स्कीम ध्यान रखिएगा। दूसरा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये कई क्षेत्रकों में है, तो ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, इसको कैसे बूस्ट किया जाए, तो इसी के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को शुरू किया गया है, जिसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन दोनों को इन्हेंस करने की बात इसमें होती है। इसके अलावा इसी मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का काम है कि जो ड्रग्स हैं इनका मूल्य एक सीलिंग तय किया जाए कि इससे ज़्यादा कोई भी दवा बेची नहीं जा सकती है। और इसी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग जो अथॉरिटी है, इसका 29 अगस्त 2022 को कितने साल, 25 साल हो गए इसके गठित हुए, इसका गठन हुए। तो इसी की उपलक्ष्य में 29 अगस्त 2022 को एक और पहल शुरू की गई, यानी दो चीज़ें शुरू की गई। एक शुरू किया गया, ये पूछा जा सकता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0, इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक, उनके बीच की जो गैप है उसको दूर किया जाए, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन हो सके, बातचीत हो सके, डायलॉग हो सके। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0, और साथ में जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, वो सशक्त हों, उनके सशक्तिकरण के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिसका नाम है फर्मा सही दाम मोबाइल ऐप। फर्मा सही दाम मोबाइल ऐप 2.0, कौन सा, फर्मा सही दाम मोबाइल ऐप 2.0, ये लॉन्च किया गया है। इसके अलावा नेशनल मेडिकल डिवाइसेज प्रमोशन काउंसिल का भी गठन किया गया। ये पहले से थी, लेकिन इसको रीस्ट्रक्चर्ड, रिकंस्ट्रक्शन फिर से किया गया। कौन, नेशनल मेडिकल डिवाइसेज प्रमोशन काउंसिल। तो नेशनल मेडिकल डिवाइसेज प्रमोशन काउंसिल पूछे तो 5 अगस्त 2022 को इसका गठन किया जाता है। और इसका गठन जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं और काउंसिल होती हैं इनके बीच में, तो ये इंटर डिपार्टमेंटल काउंसिल जो हैं, अंतर विभागीय परिषदें, इनके बीच इंट्रैक्शन इंक्रीज हो सके, इंट्रैक्शन इंक्रीज हो सके, इसी को सुनिश्चित करने के लिए, यानी ये कौन सा, नेशनल काउंसिल डिवाइस प्रमोशन, नेशनल मेडिकल काउंसिल प्रमोशन, नेशनल मेडिकल डिवाइसेज प्रमोशन काउंसिल को स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है उसको बूस्ट किया जाता है। इसके अलावा इसी मंत्रालय के द्वारा जन औषध सुविधा ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल, तो पूछेगा इस सुविधा है क्या, तो इसमें सस्ते दाम पर 1 रुपये में सैनिटरी पैड कहाँ उपलब्ध होंगे, तो ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषध परियोजना केंद्र जो होते हैं वहाँ पर 1 रुपये में सैनिटरी पैड को सुनिश्चित करने के लिए, जो इको फ्रेंडली भी है क्योंकि यह ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल है, जन औषध सुविधा को लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। तो ये सब प्रयास इस मंत्रालय के द्वारा किए गए हैं। अगला फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, क्या इम्पॉर्टेंट है, शुरू किया गया नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, यानी मधुमक्खी पालन को प्रमोट करने के लिए नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन को शुरू किया गया। तो ये एक प्रकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरा पैसा केंद्र सरकार लगाएगी, और ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत शुरू किया गया। 500 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया 3 सालों के लिए, 2020-21 से 2022-23, यानी 20-21 1 साल हो गया, 2021-22 2 हो गया, और 22-23 से 3 सालों के लिए शुरू किया गया। इसमें 100 हनी जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर हैं, यानी हनी मधुमक्खी से संबंधित किसान उत्पादक संगठन या क्लस्टर को डेवलप किया जाएगा। और इसी की दिशा में मधु क्रांति पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इसी स्कीम के अंतर्गत कौन सी, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंतर्गत मधु क्रांति पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। साथ में ये चर्चा में ये भी रहता नेशनल बी बोर्ड, तो ये नेशनल बी बोर्ड का मतलब मधुमक्खी, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, गठन 2000 ईस्वी में होता है। और ये किसके द्वारा, ये अगला इंपॉर्टेंट है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के द्वारा इसका गठन किया जाता। उद्देश्य क्या, मधुमक्खी, भारत में मधुमक्खी पालन को विकसित किया जाए और इसका विकास हो। और इसे जो ये बोर्ड है इसको
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत स्थापित किया गया और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नई दिल्ली है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है गृहा। गृहा को क्या किया गया? गृहा के द्वारा एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 दिया गया। किसको? तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो UDAI है, इसका है जो हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। तो वहाँ पर ग्रीन एनर्जी या कहा जाए नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के कारण इसको दिया गया। तो ये पूछेगा किसको दिया गया? तो ये गृहा की फुल फॉर्म क्या? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ऐसी बिल्डिंग जो इको फ्रेंडली होती हैं और जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो किसके माध्यम से पूरा होता है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उसको प्रदान किया जाता है। अगला अमृत योजना। अमृत योजना ये काफ़ी आपके लिए काम किया है। तो अमृत की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी। ए से हो गया अटल, एम से हो गया मिशन फॉर, आर से हो गया रिजुविनेशन एंड यू से हो गया अर्बन और टी से हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। इसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया जाता है। इसके अंतर्गत 500 सिटी टाउन्स को पूरे देश में सिलेक्ट किए जाते हैं जिसको स्मार्ट बनाया जाएगा। और इसमें फोकस किस पे है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा के विकास पर फोकस है, जिसमें वाटर सप्लाई अच्छे से हो, जलापूर्ति हो, सीवरेज और सेप्टिक मैनेजमेंट अच्छे से हो, स्टार्म वाटर ड्रेनेज अच्छे से हों, ग्रीन स्पेसेज और पार्क को विकसित किया जाए, नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट यानी जो एक तो मोटर वाले हो गए, एक नॉन मोटर अर्बन ट्रांसपोर्ट को भी विकसित किया जाए। तो ये सब इसमें ध्यान दिया जाता। और ये महुआ मंत्रालय की स्कीम है अमृत, ध्यान दीजिएगा। अमृत किसकी है? महुआ। महुआ पियोगे तो अमृत आपको, महुआ जो की दारू पीते हैं उनको ये मान के पीते हैं कि अमृत का जलापान, अमृत पान कर रहे हैं। तो ऐसे आपको रिलेट कर सकते हो। महुआ मंत्रालय अमृत। अमृत जब भी आ जाए महुआ आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और अब ये 2021 1 अक्टूबर 2021 का इसी का अमृत 2.0 को शुरू किया गया। तो अलग से पूछा जा सकता है अगले 5 सालों के लिए फिर से, यानी कौन सी? 2015 में थी तो अब 1 अक्टूबर 2000 यानी अमृत 1.0 कब शुरू की गई थी? 2015 में, 25 जून 2015 में। लेकिन इसका जो सेकंड फेज है अमृत 2.0 ये कब? तो 1 अक्टूबर 2021 से इसे शुरू कर दिया गया है। अगले 5 सालों के लिए 2021-22 से 25-26 के लिए होगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या किया जाएगा? तो ये अब भारत सरकार 2024 तक आपने ध्यान दिया होगा कि हर घर नल कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। और इसके लिए 2019 से ही कौन जल जीवन मिशन भी शुरू हो रहा है। तो उसी के जो ये अमृत मिशन के अंतर्गत अब जो अमृत 2.0 है, इसमें यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई थ्रू फंक्शनल टैप टू ऑल हाउस होल्ड इन ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स। जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं उनमें वाटर सप्लाई का सार्वभौमिकरण को सुनिश्चित करने की इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो ये अब अमृत 2.0 में है। बाकी बेसिक चीज़ें पुरानी जो चल रही 500 जो सिटीज को सिलेक्ट किया गया उसमें सीवरेज और सेप्टिक मैनेजमेंट तो ये होता ही रहेगा, तो वो शामिल ही है। अगला इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते तो फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप 2023 ये मेज़बानी कौन करेगा? मोरक्को करने वाला है। और 22 की बात करें, हर साल होता तो ये फरवरी 2022 में ये कहाँ हुआ था? UAE। कहाँ हुआ था? तो UAE में हुआ था, जिसको इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी के द्वारा जीता गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला नेशनल फार्मर्स डे ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस ये चौधरी चरण सिंह के जन्म तिथि पर मनाया जाता। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं। 2 बार यूपी के CM बने और ये भारतीय लोक दल नामक स्वतंत्र पार्टी का गठन भी किए थे। अगला मेरठ से इनका संबंध रहा है। अगला HR केशव मूर्ति का निधन हो गया। तो इम्पॉर्टेंट है, ये पद्मश्री सम्मानित थे। और कर्नाटक की जो संस्कृत है जिससे गमाक्का, ये गमाक्का आपके लिए इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता, लोकप्रिय ही बनाए। भारत की सबसे बड़ी स्केप टनल जो बनिहाल कटरा रेल लाइन पे बन रही 12.89 किलोमीटर की लंबी सुरंग है। कश्मीर में इसको ओपन कर दिया गया, तो ये पूछा जा सकता है। अगला परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता। दिनेश कुमार शुक्ला 3 सालों के लिए इसके प्रमुख के रूप में चुने गए। और अगर बात करें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की, तो इसका गठन 15 नवंबर 1983 को हुआ था। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है? मुंबई है। अगला ब्लाइंड 2020 वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ उसको भारत ने बांग्लादेश को निपटा के जीत लिया। 120 रन से जीता है। आयोजन इसका बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था और भारत तीसरी बार इसको जीता। 2012 में इसका पहली बार हुआ तो भारत जीता, 2017 में अगली बार हुआ तो ये
दूसरी बार हुआ तो पाकिस्तान को निपटा के भारत ने जीता और तीसरी बार बांग्लादेश को निपटा करके 22 में भारत ने जीत लिया है। अपनी तरह का पहला जनजातीय महोत्सव, शीतकालीन जनजातीय महोत्सव ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिला में यानी होगा, तो ये पूछा जा सकता है। शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता पूछे तो ये शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता IDFC फर्स्ट बैंक ने शुरू कर दिया है, तो पूछेगा शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता किसने शुरू किया, तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस पूछे किसके द्वारा जारी किया गया, क्योंकि देश का पहला है श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो परिवहन एवं रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो नितिन गडकरी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी ढांचा है उसमें लिक्विडिटी बहुत सारा पैसा आए, क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग, इसको सुनिश्चित करने के लिए श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को यानी जारी किया। भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड पूछे तो ये भारत का चूंकि पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड पूछा जाए तो एक कल्याणी फोरेस्टा को लॉन्च कर दिया गया और इसको इस्पात मंत्री कौन है इस समय, ज्योतिरादित्य सिंधिया नई दिल्ली से इसको लॉन्च किए हैं। अगला 13वीं WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होगी 2024 में, इसकी अध्यक्षता UAE करने वाला, और इसका कहाँ होगा ये कॉन्फ्रेंस, अबू धाबी, UAE के अबू धाबी में होगा। ये पिछला वाला बात करें 12वां, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट और 12वां भी इंपॉर्टेंट, दोनों ध्यान रखिएगा। तो इसमें 12वां वाला 12 जून से 17 जून 2022 के बीच जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो ये WTO मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो होता है WTO के अंतर्गत सर्वोच्च निर्णयकारी के रूप में इसे माना जाता, प्रत्येक 2 साल पे इसकी बैठक होती है। तो अब 24 में होगी, कहाँ होगी, अबू धाबी UAE में होगी। और इसे जो गैट्स है इसके स्थान पे 1 जनवरी 1995 में स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर्स पूछे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला है पल्लव बैलिस्टिक मिसाइल, ये कितना, तो इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया और इसकी क्षमता कितनी 150 से लेकर 500 किलोमीटर लक्ष्य भेदने की इसकी क्षमता, और इस प्रकार या चीन की जो डोंगफेंग मिसाइल है उसका मुकाबला करने में सक्षम है, या जमीन से जमीन पर मार करने वाली क्वासी मिसाइल के रूप में इसे यानी जाना जाता है। और सबसे लास्ट प्रो कबड्डी लीग खिताब 2022, इसको किसके द्वारा जीत लिया गया, तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को पराजित करके प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। तो ये आज का एक करंट अफेयर्स था। आपका वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अपना सुझाव दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।